दोस्तों गिरी ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूं आपका लेसन नंबर 8, जो आपकी बहुत ही मांग थी। बहुत ही डिफिकल्ट आपको ये लेसन लगता है, बट मैं बहुत ही इजी वे में आपको करा दूंगा और आपको उतने ही पॉइंट कराऊंगा जो कल के एग्जाम में आपको जरूरत होंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो आप दिमाग में बिठा लोगे। अगर आपने मेरा पूरा का पूरा सेशन देखा तो मेरे साथ ही आपका लर्निंग वर्क 80 to 90% हो जाएगा। 10% आपको जस्ट रिवीजन करना है, अपने आप याद हो जाएगा। तो मेरा पूरे लेक्चर का फोकस ये होगा कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है। मेरा यहां पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10% होगा और लर्निंग का पार्ट, आपको लर्न कराने का पार्ट पे मेरा फोकस 90% होगा। तो प्लीज वन बाय वन ध्यान दो और इस लेसन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे आप इजीली अटेंड कर सकते हो। अब दोस्तों पहला जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो आपको पता होगा कि हाइब्रिड सीड क्या होता है। हाइब्रिड सीड मतलब कि अगर मैं दो अलग अलग वेराइटी के, अगर सपोज मैंने सीड लिए, उसके जो जीन है अगर मैंने उसको कंबाइन करके एक नया अगर मैंने सीड फॉर्म किया, तो इसे हम हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड क्रॉप जो भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है इस डेफिनेशन के लिए। जेनेटिकली या तो आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, ये याद रखो। आर्टिफिशियल मतलब जो हम करते हैं जीन के अंदर चेंज, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज। एंड सेकेंड वन दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब ये दो वर्ड्स की वजह से क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट द आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, याद हो गया आपको, एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे वेलफेयर के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो ये डेफिनेशन आई थिंक आपको याद हो गया होगा, बार बार इसको रिवाइज करो, याद हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए बस आपको 3 वर्ड्स याद रखना है। पहला वर्ड्स याद रखना है इंक्रीज पर हेक्टर यील्ड। हेक्टर क्या होगा दोस्तों, ये यूनिट होता है मेजरमेंट का, जो लैंड होता है उसके मेजरमेंट को हम हेक्टर में बोलते हैं। तो यहां पे इंक्रीज पर हेक्टर यील्ड, जो पहले होता था उसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प किया। एक्सपेंसेस जो हमारे फर्टिलाइजर ये सब चीजों पे जाते थे वो कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस इज रिड्यूस। एंड थर्ड पॉइंट दैट इज स्ट्रेस रेजिस्टेंस। इस टाइप का कोई भी क्रॉप है वो टेम्परेचर के वेरिएबल को मेंटेन कर सकता है। वो क्या कर सकता है पता है कि अगर समझो रेन बहुत ज्यादा हो गया उसको भी मेंटेन कर सकता है, मतलब कुछ हद तक मेंटेन कर सकता है नॉर्मल क्रॉप की वैरायटी में। तो यहां तक का पार्ट आपको सिस्टमैटिक सब कुछ समझ में आया। बस ये 3-4 पॉइंट आप याद रखो और इसकी वजह से पर यील्ड पर एनम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पूरे साल भर में जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे दोस्तों अब फर्स्ट पार्ट दैट इज स्टेम सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट याद कर लो एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो याद होगा, और दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट, हम एडल्ट हैं, जो 18 का हो जाता है वो एडल्ट हो जाता है। तो एडल्ट स्टेम सेल और दूसरा क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। 2 याद हो गया। अगर एग्जाम में आएगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल तो आपको याद हो गया। एंड सेकंड पॉइंट दैट इज द यूजेस ऑफ स्टेम सेल, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया है। तो एक आप याद कर सकते हो रीजनरेटिव थेरेपी और दूसरा याद कर सकते हो रीजनरेटिव के अंदर सेल थेरेपी याद कर लो। सेल थेरेपी में क्या होता है, रिप्लेस द डेड सेल, याद रखो बस ये वर्ड, रिप्लेस द डेड सेल। उसके अंदर हम यहां पे अलग अलग डिसीज का आप नाम लिख सकते हो। डायबिटीज है, माइक्रोकार्डियल इन्फार्क्शन है, माइक्रोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, ब्लॉकेज जो आ जाता है, अल्जाइमर डिसीज ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड। तो ऐसे आप लिख सकते हो 1-2 एग्जांपल। एंड टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल रिक्वायर इन कंडीशन लाइक अनीमिया, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। थैलेसेमिया, थैलेसेमिया जब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये है। और यहाँ पे ल्यूकेमिया मतलब कैंसर है, ब्लड कैंसर है। तो आप यहाँ पे टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल रिक्वायर इन अ कंडीशन लाइक अनीमिया, बस ये भी याद रखो। ब्लड सेल हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव थेरेपी, ये हो गया। देन सेकेंड वन दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम ये याद रख सकते हैं कि अगर फेलर ऑफ ऑर्गन, किडनी, लीवर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको रिप्लेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल मैं क्या करूंगा, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं। पर ये सब चीजें इतनी पॉसिबल नहीं है, पर एग्जाम में है तो हमें लिखना है। बट जब ये सब चीजें हम कर रहे हैं, ऑर्गन को जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, एज के ऊपर ध्यान देना है कि भाई जिसका हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में उसको कोई प्रकार का डिसीज है कि नहीं, ये सब चीजों पे। इस पैराग्राफ में यहां पे जो भी लिखा है अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना कि हमें बिफोर डेट और आफ्टर डेट हम कौन कौन से ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। देन यहां पे स्टेम सेल का डेफिनेशन लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब डेड सेल हो जाता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखो वही लिखा है, गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल।
गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो अदर टाइप्स के सेल होंगे जो भी है, जैसे अगर मुझे यहाँ चोट लग गया, देन यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, एडल्ट सेल एंड एम्ब्रियोनिक सेल, ये भी आपको याद हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, अब इसमें पूरा का पूरा नहीं याद करना है, इसमें क्या क्या याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप गोल्डन राइस याद कर लो। गोल्डन राइस में क्या होगा, गोल्डन राइस से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसके अंदर विटामिन ए, ये वर्ड आप याद रखो, विटामिन ए अगर आया कि इससे मैच द कॉलम कुछ आया तो ये याद रखना, और बीटा कैरोटीन। और इसके अंदर जो गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन है ना दोस्तों, वो 23 टाइम्स मोर है नॉर्मल राइस, मतलब नॉर्मल वेराइटी के कंपैरिजन में। और ये कब डेवलप हुआ था, 2005 में। बस इतने वर्ड्स याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। जनरली हम हर्बिसाइड यूज करते थे तो उससे क्या होता था कि हमारा नॉर्मल क्रॉप भी खराब हो जाता था। तो जैसे कि अपना जो फसल है उसमें कुछ वीड्स आ जाते हैं बीच बीच में, मतलब अनवांटेड प्लांट, तो अगर हमें उसे गाय, जैसे अगर मैं कुछ फर्टिलाइजर दूंगा या कुछ भी दूंगा वो भी उसका यूज करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं। अब वीड्स को हटाने के लिए हम हर्बिसाइड्स जब यूज करते थे तो वो हमारे नॉर्मल क्रॉप को भी खराब कर देता था। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट से क्या होगा कि बस ये लास्ट का लाइन याद करना, इट has become possible to selectively destroy the weeds। बस जो सिलेक्टिव weeds को जो डिस्ट्रॉय करना है, बस ये दो वर्ड्स बस याद रखना है। देन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सीड मैंने बताया, देखो क्या लिखा है, देखो जीन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप रिकम्बाइन टू फॉर्म हाइब्रिड सीड, जीन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप, बस हो गया। देन उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें एक वर्ड याद रखना, डिजायर कैरेक्टर। कहां से आएगा, इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन, समझ में। इंटीग्रेटिंग मतलब कि उसके अंदर हमें लेकर आना पड़ेगा अपने क्रॉप में, क्रॉप डेवलप विथ डिजायर कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब सुपेरियर कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। बाय कैसे आएगा, बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विथ देयर जीनोम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। याद रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का डेफिनेशन आ सकता है, तो आप कैसे याद रखोगे, क्रॉप डेवलप विथ डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन with their genome is called genetically modified crop। और इसका एक बेनिफिट क्या होगा, हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप हमें मिलेंगे। और जो रेजिस्टेंस क्या होगा, किसको किसको वो रोक सकता है, डिसीज के रेजिस्टेंस है, अल्कानिटी के रेजिस्टेंस है, वीड्स के रेजिस्टेंस है, और अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, बहुत ठंडा वंडा हुआ तो भी इसको असर नहीं होगा ज्यादा। अब बीटी कॉटन में बस दोस्तों क्या याद रखना है, बीटी कॉटन का तो स्टोरी बहुत भारी है, पर यहां पे आपको क्या याद रखना है कि हम इसमें कौन से बैक्टीरिया का जीन यूज करते हैं जिससे हमारे जो कॉटन का जो हमारा प्लांट है उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता, जिससे जो भी उसके बॉलवर्म जो है, जो इसके ऊपर कीड़े जो कॉटन के प्लांट को खराब कर देते थे, उनको खराब करने के लिए हम कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो हम इसमें कौन से बैक्टीरिया का जीन यूज करते हैं, तो उसका नाम है बैसिलस। याद कर लो, बैसिलस thuringiensis, ऐसे याद रखना है, प्रैक्टिस कर लो। लास्ट में देखो सीस है, यहाँ पे जीएन है, यहाँ पे रीन है, यहाँ पे थू है, thuringiensis, जीन सीस, ऐसे याद रखना। स्पेलिंग याद कर लो, सीस, रीन, GIEN जीन, और यहाँ पे थूर है, और बैसिलस तो याद होगा। सेम बीटी ब्रिंजल में भी हम ये यूज करते हैं, बस इतना याद रखना है इस पेज पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको बायो फर्टिलाइजर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके बस एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स में राइजोबियम एक याद कर लो और एक नॉस्टॉक याद कर लो, अगर दो एग्जाम्पल आया तो। अगर आपको याद हो रहा तो एजोटोबैक्टर और एनाबेनाई भी याद कर लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन का, एग्जाम्पल बस चाहिए। देन उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में कौन से दो मेथड हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन आपको पता होगा लेसन नंबर 3 में, एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये दो मेथड का बस नाम याद कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। देन उसके बाद व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड सेफर वैक्सीन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ऑलरेडी कोविड का टाइम है तो ये अच्छे से करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैक्सीन जब बनता है तो हम क्या करते पता है कि पहले हम क्या करते थे कि जो भी पैथोजन होता था हम क्या करते थे, पार्शियली किल, या जो ऐसे या कील वाले जो पैथोजन होते थे, जो पार्शियली कील होगा उसका हम यूज करते थे। वो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाते थे, जो तो समझो, अगर समझो मैं एक डिसीज कोई भी लेता हूं, ट्यूबरकुलोसिस लेता हूं सपोज, हाँ, अगर मैं उसका अगर समझो वैक्सीन बना रहा हूं, तो वैक्सीन बनाने के लिए मैं सबसे पहले उसको जो पैथोजन जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है उसको मैं लूंगा। तो पैथोजन जो रहेगा उसके बाहर जो लेयर होगा उसके बाहर वो एंटीजेन होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे हमारे वो बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडी जो रहेगा वो उसे क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा।
अगर हम पार्शियली किल पैथोजन अगर हमारे बॉडी में डाल रहे हैं, अगर हम पार्शियली किल पैथोजन अगर हमारे बॉडी में डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा पता है कि हमारी बॉडी पार्शियली किल है, मतलब वो पैथोजन हमारे बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, पहले से ही वो मरा हुआ है। पर उससे क्या होगा पता है, उसका जो एंटीजन है हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी तुरंत एंटीबॉडी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो हमारे बॉडी के पास एक इम्यूनिटी आ जाएगी उस तरह के डिसीज के लिए। बट कभी कभी क्या होता था इस तरह के डिसीज में प्रॉब्लम कि अगर समझो हमने हमारे बॉडी में डाला और डालने के बाद हो सकता है कि वो पैथोजन अपना रोल प्ले कर दे, दिखा दे, उस पैथोजन अपना इफेक्ट दिखा दे, तो उससे उस पर्सन को वो डिसीज हो जाता था। तो ये भी एक उसका इफेक्ट था। तो अब क्या करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अब क्या करते हैं, तो यहां पे वही लिखा है। देखो सबसे पहले आपको ये वर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल मतलब वही पैथोजन का एंटीजन और उसके अगेंस्ट कौन आएगा, एंटीबॉडी आएगा। तो वैक्सीन इज एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, ऐसा एक लाइन लिखो। और एक्वायर, गिवन टू एक्वायर आइदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज। देखो ये लोग परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज याद रख सकते हो। देन इसके बाद ट्रेडिशनली वैक्सीन वेयर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ पैथोजन, पहले पैथोजन के हेल्प से वैक्सीन बनाया जाता था। पार्शियली और किल्ड पैथोजन वर यूज in vaccines, however due to this there were chances of contracting the disease in the case of some person। अब यह होता था पता है कभी कभी इससे उस पर्सन को डिसीज भी हो जाता था, हैंस अल्टरनेटिव। अब क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल वैक्सीन प्रोडक्शन क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन और विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर दिस पर्पज द साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी। एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल मींस वैक्सीन, ये याद कर लेना। अब क्या करते हैं, एंटीजन को ना वो किसी पैथोजन से ना लेके वो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में क्या करते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं और जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन, वो जीन विद द हेल्प ऑफ जो पैथोजन है उसका जीन हम ले लेते हैं, पैथोजन को साइड में रखते हैं और उससे क्या करते हैं वो यहाँ पे एंटीजन लेबोरेटरी में क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसका वैक्सीन के लिए यूज करते हैं। और इसलिए अब वैक्सीन कैसी होती है, सेफर होती है, मतलब सेफ होती है। समझ में तो इतना स्टोरी मैंने आपको बता दिया तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। ये सब पॉइंट लिखना अगर वैक्सीन पे कुछ भी आ गया। अब जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो वैक्सीन बनता है उसका एडवांटेज क्या है, दो वर्ड बस याद रखना, थर्मोस्टेबल मतलब टेम्परेचर का उस पर कोई असर नहीं होता, और दूसरा कि इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हो गया। देन उसके बाद यहां पे एडिबल वैक्सीन है। अभी तक हमने वैक्सीनेशन पढ़ा, उसके अंदर एडिबल वैक्सीन है। ट्रांसजेनिक पोटैटो का यहाँ पे एग्जांपल है, ये चाहिए तो आप डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो इसके नीचे का नेमिंग, बट मैं जो मेन पार्ट है वो मैं बता रहा हूं कि ट्रांसजेनिक पोटैटो का हेल्प से कौन से डिसीज के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिलती है, तो कोलेरा याद रखना, और कोलेरा इकोली। हमें कौन सा, बस कोलेरा डिसीज का नाम याद रखना। देखो लिखा है कि इम्यूनिटी अगेंस्ट कोलेरा एंड द डिसीज कॉज ड्यू टू इकोली, इकोलाई, जो पढ़ना है पढ़ो। देन उसके बाद जीन थेरेपी, बस याद रखना जीन थेरेपी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर को हमें ट्रीट करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं, बस ये। क्लोनिंग अच्छे से पढ़ लेना, व्हाट इज क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब कॉपी, इसलिए यहां पे रेप्लिका लिखा है। प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ एनी सेल और ऑर्गेन एंटायर ऑर्गेनिज्म, समझ में आएगी नहीं, अगर मेरी सेम कॉपी अगर मुझे बनाना है तो मैं क्लोनिंग करूंगा। तो क्लोनिंग मींस प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका, रेप्लिका मींस कॉपी ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म और एंटायर ऑर्गेनिज्म, समझ में आया। तो ये ऑफ ऑर्गेन, एनी सेल, ऑर्गेन और ऑर्गेनिज्म, तो याद हो गया आपको डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल, एनी ऑर्गेन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। एंड देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है और दूसरा है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। ये दो चीजें हैं, इसमें बस आप एक वर्ड ये याद रखो, नो नीड ऑफ स्टर्म, और दूसरा क्या है कि ये लेबोरेटरी में स्टेम सेल से रिलेटेड है, बस ये दो वर्ड्स याद रखोगे, उससे रिलेटेड एक एक लाइन बना दो, हो गया काम। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैच द कॉलम के लिए, यहां पे सबसे पहला बायो रेमिडेशन का आपको डेफिनेशन है। बायो रेमिडेशन का डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल को एब्जॉर्ब करना या डिस्ट्रक्शन करना, या तो एब्जॉर्प्शन याद कर लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल और हार्मफुल पॉल्यूटेंट, हार्मफुल जो कहीं पे कुछ चीजें उसमें जो टॉक्सिक है उसको एब्जॉर्ब कर लेना विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज बायो रेमिडेशन। तो व्हाट इज बायो रेमिडेशन, अगर एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स या टॉक्सिक केमिकल एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड। बट
बायो रेमिडिएशन अगर प्लांट के हेल्प से किया गया तो उसे बोला जाता है फाइटो रेमिडिएशन, ये याद रखना। और कुछ एग्जांपल्स दिए गए, मैं पूरे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सीडोमोनास बैक्टीरिया का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑयल पॉल्यूटेंट के लिए किया जाता है। तो आप याद रख सकते हो सीडोमोनास का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, तो पेट्रोल बाइक, बैक्टीरिया का बी से, पेट्रोल बाइक, ऑयल, ऑयल और ऑयल के लिए क्लीनिंग द ऑयल फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर से अगर क्लीन करना है ऑयल को तो हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम याद रखना, 2-3 बार स्पेलिंग लिख लेना। दूसरा यहाँ पे टेरिस विटाटा है, वो एब्जॉर्ब क्या करता है? आर्सेनिक करता है सॉइल में से। तो टेरिस विटाटा का आप ऐसे याद रख सकते हो, टाटा सैनिक, टाटा सैनिक याद रखना है। कैसे इसका ट्रिक है? टाटा सैनिक, टेरिस विटाटा है तो उसके लिए क्या है? आर्सेनिक है, याद हो गया। देन उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब द सेलेनियम फ्रॉम द सॉइल। मस्टर्ड क्या करता है? सेलेनियम को, तो मस्टर्ड से लिए हैं मस्ट नियम, मस्ट मतलब मस्टर्ड हो गया और नियम मतलब सेलेनियम हो गया, वो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। एंड देन इसका सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब द यूरेनियम एंड आर्सेनिक। तो यहां पे देखो मैंने सन लिखा है और यूरेनिक लिखा है, यूरेनिक मतलब यूरेनियम एंड आर्सेनिक, समझ में? यूरेनियम एंड आर्सेनिक ऐसे आपको याद रखना है। मस्ट नियम, मस्टर्ड एंड सेलेनियम, टाटा सैनिक, टाटा सैनिक मतलब यहां पे क्या आएगा? पिटेरिस विटाटा एंड आर्सेनिक। बाद में यहां पे सन, यूरेनियम, यूरेनिक मतलब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। और यहां पे लास्ट है रेडियो एक्टिव, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो रेडिएशन मतलब रेडियो का, रेडियो डी, इसमें डी आता है, डी मतलब आप याद कर सकते हैं डीनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस। तो ये प्लीज याद रखना। और कौन कौन से हम फाइटो रेमिडिएशन के लिए ग्रासेस का यूज करते हैं? अल्फाफा, क्लोवर और राइस। तो राई इतना आप याद कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड 2-3 पॉइंट याद कर लो। डीएनए जो सीक्वेंस होता है हर एक पर्सन का यूनिक होता है, तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। एंड डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर आइडेंटिटी पर्पस। एंड थर्ड वन दैट इज इट इज यूजफुल इन अ फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। ये 4 पॉइंट मैंने यहीं पे दे दिया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ना है तो ये पढ़ो। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था? मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम लैंड। मैक्सिमम यील्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा उपज करना है कम से कम जगह में, मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम लैंड, मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम लैंड। और इंप्रूव द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। ड्वार्फ जो छोटे वैरायटी थे उसको इंप्रूव करना, तो इंप्रूव द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन जनरली व्हीट और राइस से रिलेटेड था। एंड यहां पे हम फर्टिलाइजर, वाटर जो है वो हम यहाँ पे जो फर्टिलाइजर और वाटर जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दूसरे कंपैरिजन में, देखो यहाँ पे लिखा है इंप्रूव द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस, प्रॉपर यूज ऑफ fertilizer and pesticide and water management had led to increase the production of food grain and therefore large population had been saved from hunger। तो ये भी एक वर्ड लिख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम लार्ज पॉपुलेशन को हंगर से क्या कर पाए? बचा पाए। समझ में आएगी? ये भी एक वर्ड याद रखो, पॉपुलेशन से रिलेटेड मुझे लिखना है। एक पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया और इसमें 2 बहुत महारथी का नाम है इंडिया के जो है, उनका नाम है स्वामीनाथन, स्वामी जी याद करो, MS स्वामीनाथन। और दूसरा है बॉरलॉग, अगर आपको याद हो गया होगा तो नॉर्मन भी याद कर सकते हो, डॉक्टर नॉर्मन। तो ये 2 जन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये यूएसए और यहां से, ठीक है। तो यहां पे मैंने पूरा का पूरा आंसर याद करा दिया। सबसे पहले एक वर्ड रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस मैक्सिमम यील्ड इन मिनिमम लैंड। राइस एंड व्हीट से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट इट इज रिलेटेड टू राइस एंड व्हीट। एंड थर्ड पॉइंट, इसके लिए 2 महारथी कौन थे? 2 सबसे महारथी, एक स्वामीनाथन और दूसरा कौन थे? नॉर्मन बॉरलॉग। एंड बाद में इसके अंदर आप लार्ज पॉपुलेशन हैव बीन सेव फ्रॉम हंगर, ये लाइन भी लिख दोगे तो भी हो गया। तो लगभग ये हो गया। देन उसके बाद अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करोगे तो व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा बताओ? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, पहला हो गया। इसके लिए जो सबसे बड़े जिनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था सबसे ज्यादा, उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी इन डेयरी बिजनेस, डेयरी बिजनेस में सेल्फ, खुद के ऊपर हम क्या हो गए? डिपेंड होने लगे। हमें किसी, हम यहाँ पे ये या तो आप लिख सकते हो कि ये किसको बढ़ावा दे रहा है? डेयरी बिजनेस को। ऐसे 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप ये वाला ही पॉइंट यूज कर सकते हो, कोऑपरेटिव डेली मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल टाइम हाई स्टेटस।
देन उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन बहुत इजी है। ब्लू रिवॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर से रिलेटेड बात करेंगे, एंड वाटर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे देखो मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल और ऑर्गेनिज्म। यहां पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज, यहां पे क्या आएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ये वर्ड याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज, यहां पे क्या आएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू रिवॉल्यूशन से गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया था, उसका नाम बस याद रखना, नील क्रांति मिशन। यहां पे हमने लिख दिया है नील क्रांति मिशन कब स्टार्ट किया था, 2015 में 2016 में स्टार्ट किया था। एंड 2016 में स्टार्ट किया था। उस मिशन का मोटो क्या था, गवर्नमेंट नील क्रांति मिशन जो है उसके तहत गवर्नमेंट 50 to 100% सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब अगर सपोज उसके अंदर खर्चा अगर समझो 1000 रुपए आ रहा है, 1000 तो आएगा नहीं, बहुत आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% पैसा खुद देगी या तो 100%, मतलब इसके 50 से लेके 100 के बीच में कितना भी दे सकती है। देन उसके बाद लगभग इतने पॉइंट्स आपको तो समझ में आ गए। इंसेक्टिसाइड का बस आप नेमिंग याद रखना कि कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है। डीडीटी तो आपको याद हो गया होगा, क्लोरोपाइरिफॉस याद कर लो, या तो मैलेथियन याद कर लो, ये बस इंसेक्टिसाइड का नाम। और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया, पर ओवरऑल अगर आपको ये लेसन सिस्टमैटिक अगर कवर करना है तो आपको बस इस लेसन के अंदर से यूजेस ऑफ स्टेम सेल पढ़ लो, बायोटेक्नोलॉजी सिस्टमैटिक पढ़ लो, बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, जो बीच बीच में मैंने हाइब्रिड वो सब बताया, क्लोनिंग ये सब बताया वो थोड़ा पढ़ लो, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लो अच्छे से, और बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ लो, और आपका ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक जो जो चीजें मैंने बताया, अब इसके बाद आप लेसन लर्न करने जाओ और इंसेक्टिसाइड्स जो दिया है उसके नेमिंग याद कर लेना। अब उसके बाद और बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल, उसके बाद अब लेसन ये लर्न करो, देखो कितना मस्त हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये हमारा एफर्ट्स, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन देने की काफी जरूरत है आपको, तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए जिससे मैं दिन भर आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको बहुत ही जोरदार लगा होगा। थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।